दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस वीडियो में कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको सुनकर मज़ा ही आ जाएगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। लेकिन भाई साहब, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। बात को समझो दोस्तों। आज की नंबर 1 खबर है प्रभास की फिल्म सलार के बारे में। इस फिल्म के निर्माताओं ने ऑफिशियली एक स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें कहा है कि भाई आप हमारी बात को समझिए, हम एक अच्छी फिल्म रिलीज करना चाहते हैं और एक अच्छी फिल्म बनाने में थोड़ा और वक्त लगेगा, तो अभी हम नहीं बता सकते कि ये फिल्म कब रिलीज होगी। और मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ये फिल्म 2023 में रिलीज नहीं होगी, ये फिल्म 2024 में कभी रिलीज होगी। और इसकी वजह यह है जो इस फिल्म के मेकर्स बताना नहीं चाहते। जब इन लोगों ने इस फिल्म को देखा तो इनको चक्कर आ गया, इनकी समझ में नहीं आया कि डायरेक्टर साहब ने क्या फिल्म बना दी। और यही वजह है कि निर्माताओं ने डायरेक्टर से कहा कि भाई साहब आप इसको रीशूट कर लो, री एडिट कर लो और उसके बाद हमें दिखाओ, फिर हम डिसाइड करेंगे कि फिल्म को कब रिलीज करना है। तो अब बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 20% फिल्म रीशूट होगी, फिर री एडिट होगी और तब जाकर ये फिल्म रिलीज होगी। और आप सभी को पता है कि प्रभास अपनी दूसरी फिल्मों में भी बिजी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिल्म बहुत जल्दी रिलीज होने वाली नहीं है। ये फिल्म 2024 में रिलीज होगी, बट कब होगी ये कोई नहीं बता सकता आज की तारीख में। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है विवेक अग्निहोत्री के बारे में, जो आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा परेशान है, बहुत ही हाथ पैर मार रहा है अपनी आने वाली फिल्म द वैक्सीन वार को चलाने के लिए। और क्योंकि विवेक की लास्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स बहुत बड़ी हिट हो गई थी और उस फिल्म को बीजेपी ने सपोर्ट किया था, तो यही वजह है कि विवेक को यह लगता है कि वो मुसलमानों को जितनी ज्यादा गालियां देंगे बीजेपी उतनी ज्यादा खुश होगी, बीजेपी उनकी फिल्म को सपोर्ट करेगी और इसी चक्कर में उनकी फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाएगी। लेकिन आज की तारीख में मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी को विवेक की फिल्म से कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी इस फिल्म को सपोर्ट करने वाली नहीं है। विवेक जितना भी बुरा भला कहना चाहता है मुसलमानों के बारे में कह ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सभी जानते हैं कि विवेक कंट्रोवर्सी करने के लिए कुछ ना कुछ बॉलीवुड वालों के बारे में कहता ही रहता है। कभी कहता है कि मैंने प्रोफेशनल फिल्मों से संन्यास ले लिया है, कभी कहता है कि बॉलीवुड के सभी एक्टर मक्कार हैं, सभी फ्लॉप हैं, जबकि हकीकत यह है कि बॉलीवुड में इस भाई साहब को कोई भी डायरेक्टर मानता ही नहीं है। बॉलीवुड का कोई भी एक्टर इसके साथ काम करने के लिए तैयार ही नहीं है और यही वजह है कि बेचारा फ्लॉप एक्टरों को लेकर अपनी फिल्में बनाता है। ऐसी ही एक और कंट्रोवर्सी करने के लिए विवेक अग्निहोत्री ने एसआरके को टारगेट किया है, एसआरके के बारे में बुरा भला कहा है। ये कहा है कि भाई ये जो एसआरके है ये बहुत ही कट्टर मुसलमान है और ये सिर्फ सलाम 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 करता है, नमस्ते तो कभी कहता ही नहीं है। शाहरुख खान नेवर सेज नमस्ते, ही ओनली सेज सलाम सलाम सलाम। लेकिन आप खुद ये वीडियो देख लीजिए कि एसआरके क्या कह रहा है। Namaskar. I'm a movie star. I'm 51 years of age. आपने वीडियो देख लिया और इससे यह साबित हो गया कि विवेक बहुत बड़ा झूठा है और वो जबरदस्ती एसआरके को टारगेट कर रहा है अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि एक वक्त ऐसा भी था जब ये भाई साहब दिल्ली की जामा मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ रहे थे। वो वक्त ऐसा था कि ये मुसलमानों की वाहवाही करते थे और हिंदू देवी देवताओं को गालियां देते थे। तो कहने का मतलब यह है कि इस भाई साहब का धर्म ईमान कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए सब कुछ करता है। और आज अगर ये बड़े बड़े एक्टरों को गालियां दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फिल्म को चलाने के लिए दे रहा है। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इनकी इस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा और इस फिल्म का डिजास्टर होना तय है। दोस्तों, आज की तीसरी खबर है फिल्म जवान के बारे में। देखिए, इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन हैं जो बीजेपी सरकार के हिसाब से सही नहीं जाते। इस फिल्म में दिखाया गया है कि सरकार किसानों पर अत्याचार करती है। इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि भाई जो नेताएं हैं वो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं और उनको धर्म के नाम पर वोट नहीं दिया जाना चाहिए। इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि जो मिनिस्टर हैं वो देश को लूट रहे हैं और यही वजह है कि हिंदुस्तान की जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने इसको अपनी फिल्म बना लिया है और अब वो सब मिलकर इस फिल्म का जबरदस्त प्रमोशन कर रहे हैं। रोजाना कोई ना कोई नेता बयान देता है और कहता है कि भाई जवान जबरदस्त फिल्म है और जो भी उसमें दिखाया गया है वो बिल्कुल सही है, बीजेपी सरकार ऐसा ही कर रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जब सारी अपोजिशन पार्टीज अब इस फिल्म को सपोर्ट कर रही है तो मुझे लगता है अब ये फिल्म और बहुत ज्यादा बिजनेस कर सकती है। तो अब ऐसा हो सकता है कि ये फिल्म 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही कर ले। दोस्तों, आज की चौथी खबर है शोभा संत के उस वीडियो के बारे में जो मैंने पोस्ट किया था और फिर मैंने डिलीट कर दिया था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैंने वो वीडियो किसी के डर की वजह से डिलीट कर दिया है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना ही मैं कभी झूठ बोलता हूं और ना ही मैं किसी से डरता हूं। एक्चुअली हुआ ये कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने मुझे फोन किया और रिक्वेस्ट की कि भाई साहब वो वीडियो हटा दीजिए। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर ऊपर वाले
वाले ने आपको इतनी अहमियत दी है, आपको इतनी पावर दी है कि कोई आपको फ़ोन करके आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसकी रिक्वेस्ट का हमेशा आदर कीजिए, कभी भी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट मत कीजिए। तो जब बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का कॉल आ गया मुझे और उन्होंने रिक्वेस्ट की तो मैंने वो वीडियो हटा दिया। दोस्तों, आज की 5वीं खबर तो मेरे और आपके बारे में है। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं एसआरके को सपोर्ट कर रहा हूं। देखिए, जो भी आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आप में से बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि एसआरके ने मुझे पैसे दे दिए हैं। भाई, एसआरके मुझे पैसे क्यों देगा? देखिए, ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि बॉलीवुड के सभी स्टार्स मेरे लिए बराबर हैं। मेरे लिए कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। मेरा काम सिर्फ इतना सा है कि अगर फिल्म अच्छी है तो मैं अच्छी कहूं, बुरी है तो मैं बुरी कहूं। मेरा काम है ईमानदारी से रिव्यू करना, मेरा काम है ईमानदारी से कलेक्शंस देना। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई फिल्म हिट है तो मैं उसको हिट कहूंगा, कोई फिल्म फ्लॉप है तो मैं उसको फ्लॉप कहूंगा। तो अगर एसआरके की फिल्म हिट है तो मैं उसको हिट ही कहूंगा और अगर फ्लॉप होती तो फ्लॉप कहता। लेकिन अगर आप ऐसा कह रहे हो कि भाई मैं तो एसआरके का दुश्मन हूं और मुझे उसकी हिट फिल्म को फ्लॉप कहना है, तो ये मैं कभी नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैं तो झूठे कलेक्शंस दे रहा हूं। देखिए, कलेक्शंस देने में मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर पीवीआर वाले झूठे कलेक्शंस दे रहे हैं तो ये उनको पता है, अगर आइनॉक्स वाले झूठे कलेक्शंस दे रहे हैं तो ये उनको पता है, अगर सिनेपोलिस वाले झूठे कलेक्शंस दे रहे हैं तो ये उनको पता है। मेरे पास तो जो डाटा आता है इन मल्टीप्लेक्सेस चेन से, मैं उन्हीं के मुताबिक बिजनेस बताता हूं। अब वो टिकट शाहरुख खान ने खरीदे हैं या आपने खरीदे हैं या किसी और ने खरीदे हैं, ये तो जो मल्टीप्लेक्सेस के ओनर हैं वो बताएंगे, ये मेरा काम नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग तो ये भी कहते थे कि भाई मैं तो अक्षय कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 हिट थी और मैंने कहा कि हिट है। मैं किसी की हिट फिल्म को फ्लॉप कैसे कह सकता हूं? बिल्कुल नहीं, ये बेईमानी मैं कभी नहीं करूंगा। दोस्तों, आज की 6ठी खबर है अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम 3 के बारे में, जिसका नाम है वेलकम टू द जंगल। देखिए, हिंदुस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन है FFICE, इसको कहा जाता है फेडरेशन, यानी कि हिंदुस्तान में जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज है वो इसके अंडर में आती हैं। बॉलीवुड, टॉलीवुड, सॉलीवुड में कहीं भी किसी का कोई भी झगड़ा हो, उसका फैसला यही ऑर्गेनाइजेशन करती है। अब इसी ऑर्गेनाइजेशन ने फिरोज नडियाडवाला की वेलकम 3 के सभी एक्टरों को, जिनमें अक्षय कुमार है, दिशा पता नहीं और बाकी सभी को भी नोटिस दिया है और उनसे कहा है कि आप इस फिल्म की शूटिंग नहीं कर सकते जब तक कि इस फिल्म के निर्माता फिरोज नडियाडवाला साहब 2 करोड़ रुपए उन वर्कर्स के नहीं चुकाते जिन्होंने वेलकम 2 पर काम किया था। अब सभी को पता है कि वो फिल्म 4-5 साल पहले रिलीज हुई थी और फिरोज भाई ने वो पैसा अब तक नहीं चुकाया है। तो फेडरेशन का ये कहना है कि भाई जब तक निर्माता ये पैसा नहीं चुकाएगा तब तक अपनी नई फिल्म की शूटिंग नहीं कर सकता। और बात यही खत्म नहीं होती। वेलकम 2 डायरेक्ट की थी अनीस बज्मी साहब ने, उनके भी कुछ करोड़ बाकी हैं और फिरोज भाई ने उनको चेक दिया था जो बैंक से रिटर्न हो गया था। वो चेक भी फेडरेशन में ही पड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, फेडरेशन ने निर्माता से यह भी कहा है कि आप फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले अनीस बज्मी का पैसा भी चुकाएंगे। अगर आप ये पैसा नहीं चुकाएंगे तो आप शूटिंग नहीं कर सकते। देखिए, ये फिल्म बहुत बड़े बजट की फिल्म है और 5-6 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है जिसको फिरोज भाई चुका नहीं सकते। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या वजह है कि उन्होंने ये पैसा अब तक नहीं दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको अपनी नई फिल्म की शूटिंग करनी है तो उनको ये पैसा चुकाना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज की 7th खबर है जॉन अब्राहम के बारे में। ये भाई साहब कहते हैं कि जो भी आवारा कुत्ते हैं उनको कोई भी तकलीफ ना पहुंचाए, उनको कोई भी मारे नहीं, उनको सब खाना दे, उनको पाले पोसे बड़ा करे। और आप यकीन करें, जो आवारा कुत्ते हैं ये बहुत ही खतरनाक है, इनमें बहुत सारी बीमारियां होती है। अगर कोई कुत्ता किसी इंसान को काट ले और सही टाइम पर इंजेक्शन ना लगे तो भाई साहब उस आदमी का मरना तय है। और रोजाना ही पूरे हिंदुस्तान से वीडियोस आ रहे हैं जहां आवारा कुत्तों ने किसी बच्चे को मार दिया है, किसी औरत को मार दिया है, किसी आदमी पर हमला कर दिया है, किसी वकील पर हमला कर दिया है, किसी डॉक्टर पर हमला कर दिया है, कभी कहीं और किसी पर हमला कर दिया है। और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि भाई ये एक बहुत ही बड़ी मुसीबत है, इसका हल जरूरी है। और भाई साहब आप यकीन करें, इंडिया के अलावा कहीं भी ये आवारा कुत्ते आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पूरे गल्फ में किसी कंट्री में आपको आवारा कुत्ता देखने को नहीं मिलेगा, पूरे यूरोप में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लंदन अमेरिका में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है जहां लाखों आवारा कुत्ते सड़कों पर घूमते हैं। और मेरे ख्याल में एक इंसान की जिंदगी लाखों कुत्तों से बड़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी आवारा कुत्तों को पकड़ा जाना चाहिए और इनको कहीं
एक जगह पर रख दिया जाना चाहिए। और अगर जॉन अब्राहम ये कहता है कि नहीं, इनको नहीं पकड़ा जाना चाहिए, तो इन सभी कुत्तों को पकड़कर जॉन अब्राहम के घर पर छोड़ देना चाहिए, ताकि उसको अकल आए कि जो बकवास वो करता है वो बिल्कुल गलत है। दोस्तों, आज की 8वीं खबर है फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के बारे में। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये फिल्म तो हिट हो चुकी है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस फिल्म को फ्लॉप कहा जाना बिल्कुल गलत है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अगर किसी फिल्म ने 100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है और उसका सिक्वल बना है, तो सिक्वल को 125 करोड़ का बिजनेस करना पड़ेगा हिट होने के लिए। अगर वो फिल्म आधा बिजनेस करती है, 50 करोड़ का बिजनेस करती है, तो वो फिल्म ऑटोमेटिकली फ्लॉप मानी जाएगी। जो ड्रीम गर्ल 1 थी, उस फिल्म ने बिजनेस किया था 150 करोड़ रुपए का, तभी तो उसी नाम से दूसरी फिल्म बनी, क्योंकि निर्माताओं को यह यकीन था कि भाई ये फिल्म कम से कम 200 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। लेकिन इस फिल्म ने कितने का बिजनेस किया? सिर्फ 75 करोड़ का, यानी कि 50% पहली फिल्म का। तो ये फिल्म बिना किसी कैलकुलेशन के 100% सुपर डुपर डिसास्टर है। यहां ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि फिल्म कितने में बनी, कितने का बिजनेस हुआ, कुछ नहीं। जो पहली फिल्म ने बिजनेस किया था उसका 50% बिजनेस हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर है। दोस्तों, आज की 9th खबर है सन्नी देओल के बारे में। सभी लोग ये कह रहे हैं कि भाई गदर 2 के बाद सन्नी देओल तो बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया है, उसकी तो फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी हो गई है। जी ने एक फिल्म और प्रोड्यूस की है सन्नी देओल के साथ, जो बनकर रेडी पड़ी है पिछले 7 महीने से, लेकिन जी गदर 2 के हिट होने के बावजूद भी उस फिल्म को रिलीज नहीं करना चाहता। अगर जी उस फिल्म को रिलीज करता है तो खर्च करना पड़ेगा 15 से 20 करोड़ रुपए पीएनए पर, लेकिन जी ये पैसा खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि जी वालों को ये पूरा यकीन है कि भाई जो पीएनए पर 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे वो वापस नहीं आएंगे, लोग इस फिल्म को देखने नहीं जाएंगे। सन्नी देओल का कोई भी स्टारडम नहीं है, वो फिल्म गदर 2 थी, चल गई, बात खत्म। सन्नी देओल की कोई और फिल्म चलने वाली नहीं है। नहीं तो 15-20 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट तो नहीं है, लेकिन जी 15-20 करोड़ रुपए का रिस्क भी लेने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, जल्दी ही प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा की फिल्म टाइगर रिलीज होने वाली है, और आप में से बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि भाई ये फिल्म तो ब्लॉकबस्टर होने वाली है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। मैं ऐसा समझता हूं कि आपको ये सपने आ रहे हैं कि ये फिल्म हिट होने वाली है। भाई साहब, मैंने एक सर्वे किया और मैंने पब्लिक से पूछा कि क्या आप इस फिल्म को देखेंगे, और आप यकीन करें तकरीबन 55% लोगों ने यह कहा कि भाई इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस होगा 15 करोड़ रुपए, लेकिन 45% लोगों ने कहा कि नहीं भाई, इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस होगा 10 करोड़ रुपए से कम का। तो चलो मैं ऐसा मान लेता हूं कि भाई इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस 15 करोड़ रुपए ही होगा। तो अगर 15 करोड़ पहले दिन का होता है तो भाई वीकेंड बिजनेस हो गया 50 करोड़ का, और लाइफ टाइम बिजनेस हो गया 100 से 125 करोड़ का, या मैक्सिमम 150 करोड़ रुपए का। लेकिन अगर ये फिल्म 125 करोड़ का बिजनेस करती है या 150 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर है। क्योंकि आज की तारीख में जो बड़ी फिल्में हैं वो ये बिजनेस नहीं कर रही हैं भाई साहब। जो बड़ी फिल्में हैं वो आज की तारीख में बिजनेस कर रही हैं 400 करोड़ रुपए का, 500 करोड़ का, 600 करोड़ का। तो इस फिल्म को कम से कम 300 करोड़ रुपए का बिजनेस तो करना ही चाहिए हिट होने के लिए, और मैं ऐसा मानता हूं कि ये फिल्म 150 करोड़ रुपए के ऊपर बिजनेस नहीं कर सकती। इस फिल्म का सुपर डुपर डिसास्टर होना तय है। दोस्तों, आज की 11वीं खबर है प्रीति जिंटा और प्रियंका चोपड़ा के बारे में। एक जमाना था जब ये दोनों एक दूसरे की बहुत बड़ी दुश्मन हुआ करती थी। जब कभी खबरों में ऐसा आता था कि भाई प्रियंका चोपड़ा और एसआरके का रिलेशन है, उस वक्त प्रीति जिंटा ने यह कहा था कि मैं प्रियंका चोपड़ा को बहुत ही हेट करती हूं कि वो शाहरुख खान का घर तोड़ने की कोशिश कर रही है। मुझे बिल्कुल नहीं पता ये बात सच थी या झूठ थी, लेकिन प्रीति जिंटा शाहरुख खान की बेस्ट फ्रेंड है। तो अगर प्रीति ऐसा कुछ कह रही है तो शायद ऐसा कुछ होगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्रीति दिन रात प्रियंका को गालियां देती थी, प्रियंका के बारे में बुरा भला कहती थी, और प्रियंका को एक बहुत ही घटिया किस्म की लड़की समझती थी। आप सभी जानते हैं कि प्रियंका ने अमेरिका में निक से शादी की है, और निक एक सिंगर है, वो शो करते रहते हैं। तो उनके एक शो में प्रीति और प्रियंका साथ में गए और दोनों ने जमकर डांस किया, दोनों ने खूब एक दूसरे की तारीफ की। तो ये बात फिर से साबित हो गई जो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि बॉलीवुड में कोई भी किसी का परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं है। यहां टाइम के हिसाब से दोस्ती होती है, टाइम के हिसाब से दुश्मनी होती है। दोस्तों, आज की 12वीं खबर है नाना पाटेकर साहब के बारे में। आप सभी को पता है कि वो बेचारे फ्लॉप हो चुके हैं, तो जिंदगी में बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हैं। ये
कैफियत बेचारे नाना की नहीं है, हर फ्लॉप एक्टर का यही हाल है। जब वो फ्लॉप हो जाता है तो कुछ ना कुछ कहता रहता है कंट्रोवर्सी करने के लिए, और जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उनको टारगेट करता रहता है। अब नाना ने शाहरुख खान को टारगेट किया है। आप सभी जानते हैं कि जवान चारों तरफ धूम मचा रही है, जवान बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, लेकिन नाना ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा है कि भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह की फिल्में बन रही है और लोग इन फिल्मों को क्यों देख रहे हैं। जवान जबरदस्त चल रही है और मैंने भी उस फिल्म को देखने की कोशिश की थी, लेकिन आप यकीन करें 15 मिनट ही मैं उस फिल्म को देख पाया। 15 मिनट के बाद मुझे वो फिल्म बंद करनी पड़ी, मेरे में हिम्मत नहीं थी उस फिल्म को देखने की। तो एक्चुअली ये नाना पाटेकर की जलन है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको लगता है कि यार मैं तो बिल्कुल फ्लॉप हो गया हूं और एसआरके इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया है इस एज में। नाना साहब, अगर आपसे जवान नहीं देखी गई तो फिर आपने भोजपुरी से भी घटिया फिल्म गदर की तारीफ कैसे की थी? आप वो फिल्म कैसे देख पाए थे? उसकी वजह यह थी कि आप उस फिल्म का हिस्सा थे, तो इसलिए वो फिल्म आपको बहुत कमाल की लगी। अब आपकी एक और वाहियात घटिया फिल्म आ रही है, द वैक्सीन वार। ऐसी घटिया सी ग्रेड फिल्म को मैं फ्री भी नहीं देखता। अगर आप मुझे फ्री टिकट भेजे, फ्री कोल्ड ड्रिंक भेजे, पैसे भी दे, तब भी मैं ऐसी घटिया फिल्म को नहीं देखता। लेकिन आपको वो कमाल की फिल्म लग रही है, वो आपको घटिया फिल्म नहीं लग रही है, आपके हिसाब से वो दुनिया की बेस्ट फिल्म है। तो मैं नाना पाटेकर से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई साहब, जलने से कुछ होगा नहीं, आप फ्लॉप हो चुके, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपको बॉलीवुड के बड़े निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों में नहीं लेते, ये सच्चाई है। तो जलने से कुछ नहीं होगा, एसआरके को टारगेट करने से कुछ नहीं होगा, आप फ्लॉप हैं, फ्लॉप ही रहेंगे। दोस्तों, आज की 13th खबर है एक और फ्लॉप एक्टर नसीर साहब के बारे में। उनका भी यही हाल है जो नाना पाटेकर का है। एक्चुअली वो भी बेचारे फ्लॉप हो चुके हैं, उनको भी कोई अपनी फिल्मों में लेता नहीं है। तो यही वजह है कि वो भी इंडस्ट्री को टारगेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं पब्लिसिटी के लिए। अब नसीर साहब ने कहा है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान में कैसी फिल्में बन रही हैं। द कश्मीर फाइल्स बनी, हिट हो गई, गदर 2 बनी, वो भी हिट हो गई। लोगों ने इन घटिया फिल्मों को क्यों देखा? नसीर साहब का यह कहना है कि भाई अगर मैं हिंदुस्तान को प्यार करता हूं तो करता हूं, मैं सड़क पर खड़ा होकर चिल्लाऊं क्यों कि मैं तो हिंदुस्तान को प्यार करता हूं। तो ये कैसी फिल्में बनाई जा रही हैं जिनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि देखो हम अपने हिंदुस्तान को प्यार करते हैं। एक तरह से मैं नसीर साहब का समर्थन करता हूं कि अगर मैं अपनी मां को प्यार करता हूं तो करता हूं, मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अपनी मां को प्यार करता हूं। लेकिन मैं अभी भी ऐसा मानता हूं क्योंकि नसीर साहब फ्लॉप हो चुके हैं, कोई भी नसीर साहब को फिल्म नहीं देता। यही वजह है कि वो बेचारे बहुत ही मायूस है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, और यही वजह है कि वो फिल्मों को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिस फिल्म को पब्लिक ने देखा वो हिट है, जिसको नहीं देखा वो फ्लॉप है, बात खत्म। दोस्तों, आज की 14th खबर भी नाना पाटेकर के बारे में है। आप सभी को पता है कि वेलकम 1 और 2 में नाना पाटेकर का रोल था, लेकिन वेलकम 3 में नाना पाटेकर नहीं है। तो जब एक मीडिया वाले ने उनसे पूछा कि आप वेलकम 3 में क्यों नहीं है, तो नाना ने कहा कि अहमद खान को ऐसा लगता है कि भाई मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, पुराना हो चुका हूं, इसलिए मुझे फिल्म में नहीं होना चाहिए और इसीलिए उसने मुझे रोल नहीं दिया है। लेकिन विवेक अग्निहोत्री को लगता है कि मैं एक अच्छा एक्टर हूं, अभी भी अच्छी एक्टिंग करता हूं, और यही वजह है कि विवेक ने मुझे द वैक्सीन वार में लिया है। तो कहने का मतलब यह है कि नाना पाटेकर उन सभी लोगों से खुश है जो उनको काम दे और उन सभी से नाराज है जो उनको काम ना दे। नाना साहब, ये तो सबके साथ हुआ है, सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ। राजेश खन्ना साहब जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, एक वक्त वो था कि बॉलीवुड वालों ने उनको काम नहीं दिया था। एक वक्त ऐसा भी था कि अमिताभ बच्चन साहब के पास काम नहीं था, वो घर बैठे हुए थे। उस वक्त आपने ये बातें नहीं कही थी। हकीकत ये है कि बॉलीवुड किसी का नहीं है, बॉलीवुड सिर्फ उसका है जिसका सितारा बुलंद है। बॉलीवुड वाले सिर्फ और सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, डूबते सूरज को सलाम नहीं करते। तो जाहिर सी बात है आज आप बूढ़े हो चुके हैं, आपकी स्टारडम खत्म हो चुकी है और यही वजह है कि बॉलीवुड वाले आपको काम नहीं दे रहे हैं। लेकिन नाना साहब, आप ये मान लीजिए कि बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कुछ भी अब नॉर्मल नहीं है। दोस्तों, आप भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और भाई साहब, अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू। सत्यमेव जयते।